देखिए, तो लास्ट टर्न पे यार देखो हमने ना क्वेश्चंस करने सीखे थे कि हमारे पास सिंपल किस तरीके से कैलकुलस को अप्लाई कर। अब कुछ जगहों पर हमें अभी सिंपल हम फॉर्मूला लगाना सीख रहे हैं, कब कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे। जैसे एक सवाल देखो, हमारे पास आ जाता है टाइम इज इक्वल्स टू रूट एक्स प्लस 4। अब वो आपसे कह रहा है कि फाइंड वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन ऑफ बॉडी एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स। ठीक है, चलो अभी तुम लोग को बिरयानी खिलाऊंगा यहीं पे मोबाइल से अपने, तुम उसका आंसर बताओ फिर बिरयानी खिलाता हूँ। और बिरयानी वन नोट पे खिलाना बहुत आसान काम है। इंसर्ट रहने दो यार, टाइम पास नहीं करूंगा, बड़ा होगा। जल्दी बताओ भाई इसका आंसर। देखो भाई, बात क्या होती है कि अगर आप देखें तो आपको वेलोसिटी निकालने के लिए करना होता है dx बाई dt, और एक्सेलरेशन निकालने के लिए करना होता है dv बाई dt। तो मेन चीज क्या है कि जब तुम ऐसा करना चाहते हो तो आप एक प्रॉब्लम फेस करेंगे कि आपको टाइम को डिफरेंशिएट करना है। आपको जो फंक्शन दे रखा है वो टाइम का है, ये चीज करना ठीक नहीं है। तो क्या करेंगे, अगर मुझे x को डिफरेंशिएट करना है तो ऊपर इक्वेशन से x को निकालो। तो यहां पे क्या लिख सकते हो, रूट एक्स इज इक्वल्स टू टी माइनस 4, या आप लिख सकते हैं x इज इक्वल्स टू टी माइनस 4 का स्क्वायर। बात समझ में आ रही है, ये वाला काम क्यों करा गया है? ये वाला काम इसलिए करा गया है बिकॉज आपको dx बाई dt करना था। आपको dx बाई dt करना था, इस वजह से आपको x की इक्वेशन चाहिए थी। ठीक है ना, तो ये आपके पास कितना आ गया, टी स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8t। अब वेलोसिटी निकालनी है, आप जानते हो वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी dx बाई dt होती है। तो ये कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर का डिफरेंशियल 2t, 16 क्या है कांस्टेंट, तो 16 का डिफरेंशियल 0, और माइनस 8। तो वेलोसिटी आ गया 2t माइनस 8। अब एक चीज देखो, याद रखना है, वैसे तुम बहुत से लोग जानते होंगे, बहुत से लोग इस बात को जानते होंगे, मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूं ताकि तुम गलती ना करो। देखो एक्सेलरेशन होता है dv बाय dt, तो आपको यहां पे वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करना है। तो वेलोसिटी की इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना है। क्या करना है, वेलोसिटी की इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना है। तो ये बात याद रखना है, ज्यादा होशियारी में टाइम रखने के बाद डिफरेंशिएट मत कर देना। हम यहाँ पे इक्वेशन को डिफरेंशिएट करते हैं, वेलोसिटी की वैल्यू को नहीं। तो एक्सेलरेशन कितना आ गया, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाँ, अब चाहो तो यहाँ पे रख दो, एट टी इक्वल्स टू 2 वेलोसिटी आ जाएगा -4 मीटर पर सेकेंड, -4 मीटर पर सेकेंड। समझ में आया भाई? और खुद देखो, जो एक्सेलरेशन आया है ये तुम्हारे पास इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम है। मतलब ये वाला मोशन एक यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन है, इसके पास क्या है, एक यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन। समझ में आया भाई? क्लियर ये चीज? हाँ भाई, हो गया ये। चलो अब देखो, तो अभी हम सिंपल क्वेश्चंस को करने का तरीका ही सीख रहे हैं, क्या क्या होता है। अब जैसे मान लो एक सवाल आ जाए कि वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 3x+4। चलो अब बताओ, फाइंड एक्सेलरेशन एट x इक्वल्स टू 2 मीटर। जल्दी जल्दी बताओ।
क्या वेलोसिटी एक फंक्शन ऑफ पोजीशन है? क्या वेलोसिटी यहाँ पे फंक्शन ऑफ एक्स है? और अगर वेलोसिटी यहाँ पे फंक्शन ऑफ एक्स है तो आप एक्सेलरेशन का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे v dv बाय dx। क्या यूज करेंगे? a इक्वल्स टू v dv बाय dx। तो इसका मतलब क्या हुआ बताओ भाई? इसका मतलब क्या हुआ कि पहले dv बाय dx निकाल लो। तो d बाय dx ऑफ 3x प्लस 4, तो ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 3। एक्सेलरेशन क्या होगा? v इंटू डी वी बाई डी एक्स। तो इसका मतलब 3x प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई 3, ये आपका क्या है? ये आपका एक्सेलरेशन। क्या पूछ रहा है? x इक्वल्स टू 2 पर। तो x इक्वल्स टू 2 का मतलब आपके पास हो गया a इज इक्वल्स टू 3x प्लस 4 में आप यहाँ पे लिख देंगे 3 इंटू 2 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई 3, मतलब 30। समझ में आया भाई? चलो, ये बात क्लियर है सब लोगों को? समझ में आया? a इक्वल्स टू वी डी वी बाई डी एक्स। मेरा स्कूटी तो है ही। क्लियर? चलो, तो कहने का मतलब क्या है कि आपको एक सिंपल सी बात याद रखनी है कि हमारे पास इस तरीके से सारा काम होता है। क्लियर? अब एक चीज देखो, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, एक चीज देखना, इस सवाल से ये देखो कि मैंने इस क्वेश्चन में वेलोसिटी को 3x प्लस 4 लिखा था। क्यों भाई? वेलोसिटी को 3x प्लस 4 लिखा था, मतलब अगर वेलोसिटी मेरे पास ax प्लस b है, मतलब वेलोसिटी मेरे पास ax प्लस b है, तो मैं ये कह सकता हूं कि मेरे पास vx ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन। क्यों भाई? अगर तुम यहां पे vx ग्राफ बनाओगे तो क्या vx ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आएगा? ठीक है, ठीक है ना? vx ग्राफ क्या है? इज अ स्ट्रेट लाइन। और अगर आप ध्यान दें तो क्या लास्ट में जो इक्वेशन आ रही है एक्सिलरेशन की, वो भी मान लो कोई कांस्टेंट cx प्लस डी है। बोलो, क्या वो भी कोई एक्सेलरेशन की जो इक्वेशन है, क्या यहां पर एक्सेलरेशन वर्सेस पोजीशन ग्राफ भी एक स्ट्रेट लाइन है? क्यों भाई? ये भी एक स्ट्रेट लाइन है? नहीं है? क्यों नहीं है भाई? क्यों भाई? बाकी लोग बताओ। एक ने तो नो सर कह दिया। क्या ये बात समझ में आ रही है कि आपने ऊपर सवाल में देखा कि मैंने आपको जो वेलोसिटी की इक्वेशन दी थी वो वेलोसिटी की इक्वेशन लाइन की इक्वेशन थी, और सॉल्व करने के बाद जो एक्सेलरेशन आया है वो भी एक लाइन की इक्वेशन है। सॉल्व करने के बाद जो एक्सेलरेशन आया है वो भी एक लाइन की इक्वेशन है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर vx ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन है तो आप कह सकते हैं, अगर vx ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन है तो आप ये कह सकते हैं कि देन एक्सेलरेशन वर्सेस पोजीशन ग्राफ भी एक स्ट्रेट लाइन होगा। बोलो भाई, क्या ये बात समझ में आई कि अगर मेरे पास vx ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन कर्व है तो एक्सेलरेशन वर्सेस पोजीशन का ग्राफ जब हम बनाएंगे तो वो भी एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा।
क्लियर? सब लोगों को समझ में आई ये बात? हाँ भाई आदिल, तुम्हें भी समझ में आ गई? अब जल्दी बताओ। चलिए बढ़िया। अब देखो इसी सेम पैटर्न पे आपके पास एक सवाल और हो सकता है। ठीक है ना? अब देखते हैं तुम लोगों को कितना थोड़ा बहुत याद है या कितनी मैथ्स आती है। चलो भाई ट्राई करो। नहीं ट्राई करना चाहते हो तो मुझे बता दो तो मैं सॉल्व करना शुरू कर दूं। क्या लग रहा है? पहले ये बताओ क्या लग रहा है, क्या करोगे? अगर सॉल्व नहीं कर रहे तो मुझे ये बताओ कि तुम्हें क्या लगता है कि सर इसमें क्या करना चाहिए। आप मुझे बस ये बता दो कि आपको क्या लगता है कि इस सवाल में ऐसा क्या करें। 9x + 18। चलो देखते हैं देखते हैं देखते हैं देखते हैं, समझ में आ जाएगा। अच्छा ये बताओ, क्या तुम इस ग्राफ की मदद से v और x की रिलेशन निकाल सकते हो? क्या तुम इस ग्राफ की मदद से v और x की रिलेशन निकाल सकते हो? तुम सबको याद होगा, तुमने बचपन से ये बात पढ़ी है कि लाइन की इक्वेशन होती है y = mx + c। ठीक है ना? यहां पर मैंने y में लिया है वेलोसिटी, mx और c की वैल्यू है 6। बोलो बताओ, क्या यही c है? हाँ भाई, क्या यही सी है? अब हमें निकालनी है स्लोप। तो सबसे पहले स्लोप बताओ, स्लोप क्या होगी? चलो भाई स्लोप बताओ। देखो अगर स्लोप में थोड़ा सा भी डाउट है तो मैं तुमसे कह रहा हूं, अभी तुम आजकल में खाली बैठे हो, थोड़ा कम टाइम है, थोड़ा कम है पढ़ने को, तो सबसे बेस्ट एडवाइस है कि 5-6 लेक्चर बेसिक मैथ वाले देख डालो, कुछ सीखोगे ही। ठीक है? अगर इतना लग रहा है कि थोड़ा बहुत डाउट है स्लोप में भी, अगर तुम्हें इस सवाल की स्लोप समझ में नहीं आ रही है तो मैं आपको एडवाइस दे रहा हूं कि लेक्चर्स देख डालो बेसिक मैथ्स के। अगर इसकी डायरेक्टली निकाल लेते हो तो जरूरत नहीं है, पर अगर इसकी स्लोप के साइन वाइन में थोड़ा सा भी डाउट है तो देख लो, कुछ चला नहीं जाएगा तुम्हारा डेटा के अलावा बस। ठीक है? बताओ भाई, स्लोप क्या होता था? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो 6/3 मतलब 2। अब साइन कैसा लेंगे, नेगेटिव या पॉजिटिव? साइन कैसा, नेगेटिव या पॉजिटिव? नेगेटिव, मतलब -2। जो इसका स्लोप है, स्लोप तो tan थीटा होता है, पर बात समझो, स्लोप ये है, तो अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला होगा 180 - थीटा, और सेकंड क्वाड्रेंट में tan होता है नेगेटिव। देखो मैं जिन लोगों ने वीडियोस नहीं देखे हैं या पुराना भूल गए हो, थोड़ा बहुत तो याद है पर भूल गए हो, फिर भी मैं तुमसे कह रहा हूं कि तुम स्लोप को सिंपल tan थीटा से कैलकुलेट करो जैसे निकलता है। और साइन के लिए बस ये बात देखो कि अगर तुम्हारी लाइन ऐसे झुकी हुई है तो स्लोप नेगेटिव होगा, और अगर इधर की तरफ टिल्टेड है तो स्लोप पॉजिटिव होगा। इतनी आसान भाषा में याद कर लो। स्लोप होता tan थीटा है, अगर लेफ्ट की तरफ झुका हुआ है तो निगेटिव, राइट की तरफ झुका हुआ है तो पॉजिटिव। इससे आसान तरीके से साइन तुमको याद नहीं कराया जा सकता।
ठीक है ना। लेफ्ट की तरफ झुका हुआ है निगेटिव, राइट की तरफ झुका हुआ है पॉजिटिव। तो बताओ क्या तुमने वेलोसिटी की इक्वेशन निकाल ली? -2x+6। क्या वेलोसिटी की इक्वेशन कैलकुलेट कर ली? -tx। देखो बात सुनो, वैसे तो तुम थीटा लेते हो पॉजिटिव एक्स से, जब भी तुम एंगल कैलकुलेट करते हो तो हमेशा पॉजिटिव एक्स से लेते हो। मैं तुम्हें क्या बता रहा हूं, तुम ट्राइंगल के हिसाब से सॉल्व कर लो, जो छोटा वाला एंगल हो उसके हिसाब से सॉल्व करो। तुम जो तुम्हें ट्रिक बता रहा हूं उस ट्रिक के हिसाब से छोटे वाले एंगल्स के हिसाब से सॉल्व करो, और साइन दे दो कि लाइन किस तरफ झुकी हुई है, और साइन दे दो कि लाइन किस तरफ झुकी हुई है। ठीक है ना। वैसे रूल होता है कि आप अगर बाई एंगल कैलकुलेट करना चाहते हैं तो पॉजिटिव एक्सिस के साथ वाला एंगल। तो भाई वेलोसिटी कितनी आ गई? -2x+6। अब खुद देखो, एक्सेलरेशन होता है एक बात बताओ, क्या dv/dx ही स्लोप है? बोलिए, क्या dv/dx ही स्लोप है? तो अगर dv/dx ही स्लोप है तो क्या एक्सेलरेशन तुम्हारे पास -2x+6 मल्टीप्लाइड बाई -2 मतलब 4x-12 आया? बोलो, क्या निकाल लिया तुमने एक्सेलरेशन का रिलेशन? समझ में आया भाई सब लोगों को? क्लियर है यहां तक बात? अच्छा एक काम और कर सकते हो, एक काम और कर सकते हो, अगर तुम याद कर लो तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो हो तो गया ही गई। देखो यहाँ पे लाइन की इक्वेशन जो तुमने निकाली है वो तुमने y = mx+c से निकाली है, जहां पे तुम्हें पहले c देखना पड़ा डायग्राम से, और फिर तुमको मास कह रहा हूं, स्लोप कैलकुलेट करनी पड़ी विथ साइन। ठीक है ना। एक काम और कर सकते थे हम जो अपनी लाइन की इक्वेशन है वो एक फॉर्म होती है, ये जो y = mx+c है इसको हम कहते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। इसके अलावा हमारे पास एक होती है इंटरसेप्ट फॉर्म, वो होता है x/a y/b = 1। तुम चाहो तो ये भी लगा सकते हो v/6 x/3 = 1। तो यहां से तुम बिना साइन वाइन के चक्कर में पड़े डायरेक्ट वेलोसिटी की इक्वेशन कैलकुलेट कर सकते हो। यहां से तुम बिना साइन वाइन के चक्कर में पड़े हुए भी डायरेक्ट वेलोसिटी की इक्वेशन कैलकुलेट कर सकते हो। बाकी तुम्हारी मर्जी है, तुमको मैंने बता दिए हैं दोनों तरीके। ठीक है, समझ में आया? चलिए बढ़िया। अच्छा देखो, मैं फिर से कैलकुलस का एक बहुत छोटा सा इंट्रोडक्शन तुम्हें दे रहा हूँ, बहुत छोटा सा। तुम्हें फिर से मैं एडवाइस दे रहा हूँ, वीक हो कैलकुलस में वीडियोस देख लो। देखो ये बताओ, अगर मुझे कहीं पर d/dx करना है, जस्ट सेकेंड मेथड रिपीट कर दो। देखो सेकेंड मेथड नहीं है, ये तुम्हारे पास लाइन का इंटरसेप्ट फॉर्म है, जहां पर x/a क्या है? x वाला इंटरसेप्ट, और b y वाला इंटरसेप्ट। तो हम डायरेक्टली भी इक्वेशन लिख सकते हैं स्लोप को निकाले बिना, x/3 v/6 = 1। मुझे साइन वाइन का चक्कर नहीं पड़ेगा, तो डायरेक्ट इक्वेशन हम डायरेक्टली निकाल लेंगे बिना स्लोप फ्लोप के चक्कर में पड़े हुए। बाकी तुम्हारी मर्जी है, तुम्हें जिस तरीके से अच्छा लगता हो उस तरीके से निकाल। समझ में आ गया भाई? देखो मैं तुम्हें एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूं डिफरेंशियल का, बिकॉज ये वाला स्टेप मुझे अलग से बताना जरूरी है।
ये इंपॉर्टेंट है, बाकी तुम कैलकुलस कर लोगे मुझे पता है क्योंकि बहुत टफ इस्तेमाल नहीं होती, बट ये स्टेप इंपॉर्टेंट। मान लो तुम्हें कहीं पे डी बाई डी एक्स ऑफ वाई क्यूब करना पड़ा, तुम्हें डी बाई डी एक्स ऑफ वाई क्यूब करना पड़ा, ठीक है ना। तो तुम्हारे पास याद करो जो फॉर्मूला होता था वो होता था डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन, तो तुम लिखते थे एन एक्स एन माइनस वन। क्यों भाई, यही लिखते थे। तो ये फॉर्मूला एप्लीकेबल कब है? ये फॉर्मूला एप्लीकेबल तब है जब यहां पर भी x है और यहां पर भी x है, ये दोनों ही x और x है, तो मेरा फॉर्मूला हो गया एन एक्स एन माइनस वन। पर यहां पर तुम देखो तो यहां पे x है और यहां पर y, और ऐसी जगहों के लिए तुमने पढ़ा होगा कि हम चेन रूल लगाते हैं। चेन रूल क्या होता है कि भाई ऊपर भी y है नीचे भी y लेकर आना है, तो आपने करा डी वाई क्यूब अपॉन डी एक्स मल्टीप्लाइड बाई डी वाई डिवाइडेड बाई डी वाई, और आपने इसको लिखा डी वाई क्यूब अपॉन डी वाई इंटू डी वाई बाय डी एक्स। तो एक बात बताओ, क्या डी वाई क्यूब बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन 2y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स आया? बोलो, क्या इसके बाद तुम फर्दर सॉल्व कर सकते हो? क्या इसके बाद फर्दर सॉल्व करना पॉसिबल है? बोलिए, सब लोग बताओ। पूरा खोल लीजिएगा। क्या इसके बाद फर्दर सॉल्व करना पॉसिबल है या यहीं पे रुक जाए? मतलब मेरा तुमसे कहने का मतलब क्या है, मेरा तुमसे कहने का मतलब क्या है कि हमारे पास जो भी कैलकुलस के रूल्स है वो सेम टाइप ऑफ फंक्शन के लिए एप्लीकेबल है। तो अगर बाई चांस किसी भी जगह पर तुम्हारे पास आ जाता है डिफरेंशिएट करने को, सपोज डी बाय डी एक्स ऑफ, मैं कह देता हूं z की पावर 4, ठीक है ना, तो क्या करेंगे आप? अच्छा सॉरी, तो पहला क्या करना है, पहला स्टेप होता है नॉर्मल डिफरेंशिएशन। पहला स्टेप होता है नॉर्मल डिफरेंशिएशन, और उसके बाद जो अलग फंक्शन है उसके साथ डिफरेंशियल लिखा हुआ रह जाएगा। मतलब हम ds dz बाई dx पे आके रुक जाएंगे, इसके आगे और फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। तो 4z क्यूब dz बाय dx। क्यों भाई, क्या इतनी बात क्लियर समझ में आ रही है कि भाई हमने z4 को डिफरेंशिएट करना है, तो z4 हो जाएगा नॉर्मल डिफरेंशियल से 4z क्यूब, पर z और x अलग अलग फंक्शन थे, तो मुझे इक्वेशन में dz बाई dx लिखा हुआ छोड़ देना चाहिए। तो बात ये आती है कि सर अभी तक तो आप कह रहे थे कैलकुलस खुद पढ़ लो, अचानक से ये बदलाव क्यों? ठीक है ना, तो ये बदलाव इसलिए कि हमारे पास एक सवाल आएगा कि v स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x प्लस 6, या हाँ, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x प्लस 6, फाइंड एक्सलरेशन। v स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x प्लस 6, फाइंड एक्सलरेशन। तो अब देखो, सुनो, तुम इसको दो तरीके से कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? दो तरीके से। कैसे? कि आपने देखा दैट वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ एक्स। अब अगर मेरी वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ एक्स है तो भाई एक्सेलरेशन होता है v dv बाय dx। क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है v dv बाय dx।
तो एक तरीका हो सकता है कि मैं वेलोसिटी कैलकुलेट कर लूं अंडर रूट 4x प्लस 6, फिर मैं dv बाई डी एक्स कैलकुलेट करूं, और फिर मैं एक्सेलरेशन को v को इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं। और मैं तुम्हें बता रहा हूं कि तुम्हारा हालत खराब हो जाएगी इस तरीके से सॉल्व करने में। मैं पहले से प्रिडिक्ट कर दे रहा हूं, तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी इस तरीके से सॉल्व करने। ये तो हो गया पहला तरीका। दूसरा क्या है, आपने देखा कि सर वी स्क्वायर 4x प्लस 6, मैंने यहां पे d बाई डी एक्स ऑफ वी स्क्वायर कर दिया। ठीक है ना? बताओ भाई, क्या x और v अलग अलग फंक्शन है? अगर x और v अलग अलग फंक्शन है तो पहला स्टेप नॉर्मल डिफरेंशिएशन, तो v स्क्वायर हो जाएगा 2v, और dv बाई डी एक्स और लिखा हुआ आएगा इज इक्वल्स टू 4x का डिफरेंशिएशन 4 और 6 का डिफरेंशिएशन 0। तो v dv बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 2, और यही क्या होता है, एक्सीलरेशन। बोलो भाई, समझ में आया ये? क्या ये बात समझ में आई? क्या ये मेथड समझ में आया? देख लो। ठीक है ना? अगर तुम इस तरीके से करते तो इस तरीके से ये बहुत बड़ा हो जाता, और यहां से करने पे क्या है कि अगर आपको चेन रूल वाला मेथड याद है तो इसको हम एक लाइन में कर सकते हैं। ठीक है? बात समझ में आ रही है? देखो बेटा, बात समझो, तुम्हें ऊपर चेन रूल लगाना सिखाया है ना। ये क्यों सिखाया है? ताकि तुम ये समझ पाओ कि पहला स्टेप होता है नॉर्मल डिफरेंशियल, और ये v है और ये x, तो चेन रूल के मेथड से v dv बाई डी एक्स लिखा हुआ आएगा। इसको अलग डिफरेंशिएट करा तो ये कितना आ गया, 4 आ गया। क्या ये 2 से 4 काट दोगे तो 2 बचेगा, और जो v dv बाई डी एक्स है ये सिर्फ 2 के बराबर है, और v dv बाई डी एक्स को हम एक्सीलरेशन कहते हैं। ठीक है भाई, समझ में आई ये बात? क्लियर है? तो ये वाला ना तुम किसी के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, किसी भी इक्वेशन के लिए, किसी भी फंक्शन के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आप देखो, हम अगर तुम देखो कैलकुलस के सवालों को, जो मैं तुम्हें यहाँ पे सवाल करा रहा हूँ, इन कैलकुलस के क्वेश्चंस में कोई बहुत टफ कैलकुलेशन, बहुत टफ इस्तेमाल नहीं हो रहा। कुछ बेसिक ही है, बस तुम्हें सवाल में उसको कैसे अप्लाई करना है ये बात सीखनी है, कि मेरा कैलकुलस क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई होगा ये बात सीखनी है। कैलकुलस बहुत हार्ड वाला इस्तेमाल नहीं होता। चलो एक और सवाल देखो पहले। चलो भाई बताओ, टाइम इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, फाइंड वेलोसिटी, मतलब एक्स के फंक्शन में ही निकाल दो। ठीक है ना? अब सुनो, बात ये आती है कि सर अगर मुझे वेलोसिटी निकालनी है तो वेलोसिटी निकालने के लिए मुझे dx बाई डी टी करना होगा। वेलोसिटी निकालने के लिए सर मुझे dx बाई डी टी करना होगा, क्योंकि वेलोसिटी देखो, एक्सेलरेशन के दो फॉर्मूले होते हैं।
पर वेलोसिटी का एक ही होता है। मेरी वेलोसिटी है dx बाई dt, पर आपने जो इक्वेशन दे रखी है वो टाइम के टर्म में दे रखी है। आपने जो इक्वेशन दे रखी है वो टाइम के टर्म में दे रखी है। तो अब ऐसी इक्वेशन से बताओ, क्या तुम इसको थोड़ा बहुत रीअरेंज करके क्या x को टाइम के टर्म में निकाल सकते हो? बोलो, क्या इस इक्वेशन को मैं थोड़ा बहुत रीअरेंज करूं तो क्या x को टाइम के टर्म में निकालना पॉसिबल है? बोलिए। नहीं, बिकॉज ये ना क्वाड्रेटिक है, इसके रूट्स हो सकते हैं, रीअरेंजमेंट बहुत मुश्किल है। इसके रूट्स तो हो सकते हैं लेकिन रीअरेंजमेंट बहुत मुश्किल है कि टाइम को x के टर्म में निकालना पॉसिबल नहीं। तो आप ये जानते हैं कि आपको टाइम x का फंक्शन दे रखा है। अगर टाइम x का फंक्शन दे रखा है तो मेरे लिए आसानी से यहाँ पे dt बाई dx कैलकुलेट करना पॉसिबल है। ये बताओ, अगर तुम dt बाई dx कर सकते हो, इसका मतलब तुम 1 वेलोसिटी कैलकुलेट कर रहे हो। क्यों भाई? अगर तुम dt बाई dx कर दो, अगर ऊपर वाली इक्वेशन को देखो कि यहाँ पे dx बाई dt करना पॉसिबल नहीं है लेकिन dt बाई dx करना पॉसिबल है, और अगर dt बाई dx करना पॉसिबल है तो मैं कह सकता हूं कि आसान भाषा में आप यहाँ पे 1/v कैलकुलेट कर रहे हैं। तो कर लो। ठीक है, समझ में आया? 2ax प्लस बी, और ये है क्या? ये आपके पास 1/वेलोसिटी है 2ax प्लस बी, तो वेलोसिटी इज 1/2ax प्लस बी। बोलो, समझ में आया सब लोगों को? यहां तक बात क्लियर? ठीक है। अब एक बात सुनो, मैंने तुम्हें समझाने के लिए इस सवाल को आधा बताया ताकि तुम पहले सीख पाओ, वरना हमसे इसमें एक्सेलरेशन भी पूछा गया था। क्या पूछा गया था? एक्सेलरेशन भी नहीं, एक्सेलरेशन ही पूछा गया था। तो अब देखो क्या हुआ कि आपने टाइम दे रखा था, आपको आपको टाइम दे रखा था, आपने वेलोसिटी निकाल ली। ठीक है ना? आपने यहां पे वेलोसिटी निकाल ली। अब हमारा काम यहां पर क्या है? अब हमारा काम यहां पे है एक्सेलरेशन निकालना। ठीक है, तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे? देखो, आपके पास वेलोसिटी आ गया 2ax प्लस बी टू द पावर -1। मतलब वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ x। मतलब वेलोसिटी क्या है? फंक्शन ऑफ x। मैंने क्या बताया था कि अगर वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम तो एक्सेलरेशन होता है dv बाई dt, और अगर वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ x तो एक्सेलरेशन इस्तेमाल होता है v dv बाय dx। तो वेलोसिटी तुम जानते हो, अगर मैं dv बाई dx और कैलकुलेट कर लाऊं और दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा एक्सेलरेशन निकल आएगा। ठीक, तो मुझे अब करना है सिंपली पहले dv बाय dx। तो d बाय dx ऑफ 2ax प्लस b टू द पावर -1। ठीक है ना? बताओ भाई, क्या होगा इसका डिफरेंशियल? इतने टर्म का डिफरेंशियल क्या होगा? जिन लोगों को नहीं याद है उनके लिए एक बार रिवाइंड करा दे रहा हूं, सुन लो याद से। अगर तुम कभी भी जिस जगह पर देखो, तुमने जो फॉर्मूला पढ़ा है वो x की पावर n का पढ़ा है। तुमने जो फॉर्मूला पढ़ा है वो x की पावर n का पढ़ा है।
ठीक है ना। अब याद रखो, जिस जगह पर x लिखा होता था, अगर वहां पे लीनियर इक्वेशन ऑफ x लिखा हो, सुनिए भाई क्या करेंगे, जिस जगह पर x लिखा होता था अगर वहां पे लीनियर इक्वेशन ऑफ x लिखा हो, तो हम करते क्या है, पहला स्टेप होता है नॉर्मल डिफरेंशिएशन। क्या होता है? नॉर्मल डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x। बताओ, नॉर्मल डिफरेंशिएशन के हिसाब से जहां पे पावर लिखी हो तो पावर आ जाती है मल्टीपल में, और पावर में -1, तो n-1 मल्टीप्लाइड बाय कॉफिशिएंट ऑफ x कितना है? a। तो बताओ भाई, क्या इस सेम लॉजिक से कि पहला स्टेप नॉर्मल डिफरेंशिएशन मतलब पावर आएगी मल्टीपल में, तो -2ax प्लस बी की पावर -2, और कॉफिशिएंट ऑफ x आ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो क्या मैं dv बाय dx को -2a अपॉन 2ax प्लस बी का स्क्वायर लिख सकता हूं? बोलो, यहां तक बात समझ में आई? यहां तक सारी बातें क्लियर है? कोई तकलीफ हो तो बोल देना। दर्द हो रहा है बैठने में? जल्दी बताओ। सुनो, तुम्हें जहां पे डिफरेंशिएशन करना है वहां पर x की जगह लीनियर इक्वेशन ऑफ x है। तो जब भी कहीं पे तुम्हें x की जगह लीनियर इक्वेशन ऑफ x लिखी हुई मिले, तो पहला स्टेप होता है नॉर्मल डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x। तो नॉर्मल डिफरेंशियल के रूल से पावर आ जाती है मल्टीपल में और पावर में -1, और कोफिशिएंट ऑफ x है वहां पर a। यहाँ पे क्या है, 2ax प्लस बी की पावर -1, तो पावर आएगी मल्टीपल में और पावर में -1, कितना हो गया, और कोफिशिएंट ऑफ x है कितना, 2a, तो 2a आ गया मल्टीप्लाई में। तो आपके पास dv बाई डी एक्स आया -2a 2x प्लस बी होल स्क्वायर। अब सुनो, एक्सेलरेशन होता है v dv बाय dx, और वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी ये लिखी है 1/2ax प्लस बी, मतलब -2a बोलो भाई, समझ में आया? क्लियर है ये चीज? बताओ, क्या ये बात क्लियर है? चलिए, बहुत बढ़िया। बताओ भाई,
क्या करेंगे? बात है कि एक्सेलरेशन पूछ रहा है, और जब एक्सेलरेशन पूछ रहा है तो इसका मतलब मुझे यहां पर इसको रिवर्स सॉरी डिफरेंशिएट करते हुए तक एक्सेलरेशन तक जाना है। आपको पता है कि x से अगर वेलोसिटी पे जाते हैं तो आपको dx बाय dt करना होता है। अगर मुझे dx बाय dt करना है तो d बाय dt ऑफ t माइनस 4 की पावर 1/2 क्या होगा भाई? रूल क्या था? पावर आएगी जब, अगर जैसे मान लो यहां पे क्या है, आपको t के साथ डिफरेंशिएट करना है, और जहां पर t के साथ डिफरेंशिएट करना है वहां पे t की जगह लिखी हुई है लीनियर इक्वेशन ऑफ t। तो क्या होगा? पावर पहला स्टेप नॉर्मल डिफरेंशियल, तो पावर आ जाएगी मल्टीपल में, और पावर में -1, तो 1/2 -1 कितना हो गया? -1/2। और कोफिशिएंट ऑफ टी यहाँ पे 1 ही है तो कोई दिक्कत वाली बात है। कोफिशिएंट ऑफ टी यहाँ पर 1 ही है तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। तो आपके पास वेलोसिटी आ गई हाफ t-4 की पावर -1/2। अभी तक एक ही सही आंसर आया है बस, ठीक है ना? बाकी लोग कोशिश करो भाई, सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा। देखो तुम गलत करो ये प्रॉब्लम नहीं है, तुम ट्राई नहीं करोगे ये दिक्कत है। देखो फिर से सेम स्टेप, पावर आएगी मल्टीपल में और पावर में -1, तो आपके पास एक्सेलरेशन आ गया -1/4 इंटू t-4 -1/2 -1, तो -3/2। अब खुद देखो, ये बताओ क्या मैं एक्सेलरेशन को, एक मिनट, मेरा कोई ऑप्शन ही सही नहीं है, बहुत अच्छा, तो जबरदस्त काम हो गया। ठीक है, मैं जो भी ऑप्शन बनाया वो सही नहीं है, खैर कोई बात नहीं। तो ये हमारे पास कितना हो गया? -1/4 t-4 की पावर 3/2। हाँ, जिन लोगों ने शायद टाइप करके भेजा है उनका सही है। एक मिनट, नहीं नहीं, किसी का सही नहीं है, मेरा भी सही नहीं है, तुम्हारा भी सही नहीं है, ठीक है ना? चलो खैर, अब सुनो, ये बताओ कि जो t-4 की पावर 1/2 है, क्या ये x होता है? क्या t-4 की पावर 1/2 ये x है? बोलो, क्या t-4 की पावर 1/2 x है? तो क्या t-4 की पावर 3/2 को मैं x³ लिख सकता हूं? तो मेरे पास एक्सेलरेशन आया -4x³। समझ में आया? वो तुम चाहो तो एक ऑप्शन में 4 नीचे लिख लो, या इसको ऐसे कर दो। कोई बात नहीं, तुमने सॉल्व कर लिया, ये इंपॉर्टेंट है। जिन लोगों ने सॉल्व कर लिया था वो लोग बता दो मुझे, ठीक है ना? बाकी आंसर ऊपर ये चलेगा, कोई मसला नहीं है। ठीक है भाई, चलिए बहुत बढ़िया। तो ये समझ में आया क्या करा है भाई? क्लियर है ये क्वेश्चन? समझ में आ गया सब लोगों को? चलो एक काम करो, सिमिलर सवाल सब लोग ट्राई करो। अगर सीख गए हो तो एक सेम सवाल दे रहा हूं, हल्का डेटा चेंज करूंगा, सब लोग सॉल्व करके दिखाओ, ठीक है ना? सेम सवाल, कोई डिफरेंस नहीं।
सब लोगों को आंसर देना है भाई। दानिया तुम्हारे में एक साइन की गलती है, साइन चेक करो। सही हो गया। अब आंसर सब लोगों से चाहिए, जल्दी जल्दी। क्या होगा? पावर आएगा मल्टीपल में और पावर में -1, मतलब -1/2, और कॉफिशिएंट ऑफ टू आ जाए, टी आ जाएगा मल्टीप्लाई में। तो कॉफिशिएंट ऑफ टी है वो आ जाएगा मल्टीप्लाई। तो वेलोसिटी हो गई हाफ 2t-3 की पावर -1/2 इंटू 2, मतलब सिंपली ये आ गया 2t-3 की पावर -1/2। कोई परेशानी? उसके बाद एक्सेलरेशन होता है dv/dt। तो d/dt ऑफ 2t-3 की पावर -1/2। तो फिर से पहला स्टेप नॉर्मल डिफरेंशियल, मतलब जो x की पावर n वाला रूल होता है। तो पावर आ जाएगी मल्टीपल में और पावर में -1, लेकिन जहां पे x होना चाहिए था या जहां पे t होना चाहिए था वहां पे है लीनियर इक्वेशन ऑफ t। तो कोफिशिएंट ऑफ t आ जाएगा मल्टीप्लाई में, ठीक है ना। तो फिर से मल्टीप्लाई में क्या आएगा, फिर से मल्टीप्लाई में 2 आएगा। तो आपके पास एक्सेलरेशन यहां पर आ गया -2t-3 अब देखो, इसको लिखने के दो तरीके हो सकते हैं। क्यों भाई? इसको तुम चाहो तो इसको अगर तुम चाहो तो क्या लिख सकते हो, इसको तुम -v³ भी लिख सकते हो। क्यों भाई? क्या ऐसा लिख सकता हूं अगर चाहूं तो? बोलिए, क्या ऐसा लिख सकता हूं अगर मैं चाहूं? अपॉन में क्यों ले जाओगे? अपॉन में नहीं जाएगा तला, -1/v³ नहीं होगा, अपॉन में नहीं होगा, बिकॉज दोनों के पावर माइनस है, वेलोसिटी की पावर माइनस है। हाँ मतलब मैं निकाल दूंगा, मैं बस बता रहा हूँ ये भी लिख सकते हैं। मैं बता रहा हूँ कि हम ये भी लिख सकते हैं। नहीं नहीं, सुनो सुनो, इसका पावर माइनस है और ये पावर भी माइनस है, तो ऊपर ही तो रहेगा, डिनोमिनेटर में क्यों जाएगा? बात समझ में आ रही है? इसका भी पावर -1/2 है, इसका ही पावर -1/2 है। तो क्या कह सकते हो कि 2t-3 की पावर -1/2 टू द पावर होल क्यूब, उसकी पावर 3। ठीक है ना। तो आप इसको या अगर x में लिखें तो x में ठीक है, x में सारे बच्चों ने सही बताया था। समझ में आ गया भाई? क्लियर है? क्या प्रॉब्लम थी साइन वाली? बोलो। चलो बहुत बढ़िया। ये किसने मुझसे भी एक डाउट लिखा था बहुत बड़ा सा? मास, तुम्हारी बात मुझे थोड़ी समझ में नहीं आई तो मुझे क्लास के बाद पूछ लेना, ठीक है ना, टेक्स्ट करके या कॉल करके, जहां तुम्हें सही लगे। अच्छा, एक्स में कैसे लिखेंगे, सुनो। देखो, क्या एक्सेलरेशन अगर मैं दोबारा लिखूं तो ऐसे लिख सकता हूं, 2t-3 की पावर 3/2। तो फिर से देखो, क्या यही तो x है?
ये क्या है, ये तुम्हारे पास 2t-3 की पावर 1/2, तो खुद देखो 2t-3 की पावर 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो 2t माइनस, इसको तुम कैसे लिख सकते हो, इसको तुम यूं लिख सकते हो, तो क्या आ गया, ठीक है। चलो भाई, क्लियर। अब एक और सवाल करो बढ़िया सा। देखो मैं वो सवाल करा रहा हूं, डेटा नेगेटिव पॉजिटिव अलग हो सकता है, वरना सिमिलर क्वेश्चन नीट ने पूछे हुए हैं। x इज इक्वल्स टू t+4 की पावर -1, फाइंड डिपेंडेंस ऑफ a ऑन v। प्रोपोर्शनैलिटी बतानी है एक्सेलरेशन की वेलोसिटी के साथ। चलो भाई बताओ, प्रोपोर्शनैलिटी बतानी है एक्सेलरेशन की वेलोसिटी के साथ। चलो भाई जल्दी बताओ, जीतने वाले के लिए मैं बिरयानी ले आता हूँ। बताओ कौन सी खाना चाहोगे, इतने सारे ऑप्शन अवेलेबल है तुम्हारे पास। इतने सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं बगल में। इंडिपेंडेंट नहीं आएगा भाई, इंडिपेंडेंट नहीं आएगा। तुम जो कहो वो बिरयानी तुम्हारी आज। एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का रिलेशन निकालना है आपस में। देखो वेज का ऑप्शन भी है, कोई वेज है तो उसके लिए पुलाव रखा हुआ है, तायरी। कोई वेजिटेरियन है तो उसके लिए यहाँ पे तायरी है आलू वाली। चलो भाई सॉल्व करते हैं, तो अब तुम आप बकवास बहुत हो गई, पढ़ाई है बातें कर, पढ़ाई की तरफ ध्यान देते हैं। जिंदगी में पढ़ना बहुत जरूरी काम है। सुनो अब क्या हुआ, अगर मैं वेलोसिटी निकालूं तो वेलोसिटी होगी dx/dt। क्या लिख सकते हो, d/dt ऑफ t-4 तो पावर आएगी मल्टीप्लाई में, और पावर में एक और -1 तो -2, और कोफिशिएंट ऑफ t आता है मल्टीप्लाई में जो कि है 1, तो मतलब उसके बाद हमने निकाला एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन में क्या हुआ भाई, dv/dt होता है, एक्सेलरेशन dv/dt होता है। और जब एक्सेलरेशन dv/dt होता है तो आप उसको फिर से लिखेंगे, पावर आ जाएगी मल्टीप्लाई में, तो d/dt ऑफ -t⁻⁻4, तो पावर आएगी मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा 2, और ऊपर आ जाएगा t-4 की पावर -3। ठीक है, कोई परेशानी। अब देखो बात सुनो, तुमसे कह क्या रहा है, तुमसे ये कह रहा है कि तुम मुझे प्रोपोर्शनैलिटी बता दो बस। क्या बता दो, प्रोपोर्शनैलिटी बता दो। तो ये बताओ, क्या एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल है t⁻⁻4 की पावर -3 के, और वेलोसिटी प्रोपोर्शनल है t⁻⁻4 की पावर -2 के। बोलिए। हाँ जी,
ऐसा ही है ना? क्या करें बोलो? क्या मैं एक्सेलरेशन को ये लिख सकता हूं? बोल देना, बताओ भाई। क्या एक्सेलरेशन को इस तरीके से लिखा जा सकता है? हाँ एक्स, देखो आसान, दो बात क्या है, तुम्हें जिस तरीके से आसान लगे। एक्स के टर्म में इक्वेट करे करना है, एक्स के टर्म में कर दो, उससे भी हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है ना, दोनों से एक्स निकालो और एक्स को इक्वेट कर दो। तो ए प्रोपोर्शनल टू टी माइनस 4 की पावर 3/2। देखो बात यह है कि इस टाइप, अब ये तो सिंपल मैथ्स है, किसी नंबर को लिखने के दो तीन तरीके हो सकते हैं, तुम्हें जिससे समझ में आ जाए। क्या सब लोगों को ये बात समझ में आ गई कि इस तरीके से लिखा जा सकता है? क्योंकि इस टाइप के सिमिलर क्वेश्चन नीट ने पूछे हुए हैं। ठीक है भाई, समझ में आया सब लोगों को? जल्दी जल्दी बताओ। देखो बात सुनो दानिया, वेलोसिटी जो है वो आपके पास ये है, ये लिखी हुई है प्रोपोर्शनैलिटी के टर्म में, और एक्सेलरेशन आपके पास ये लिखा हुआ है। अरे पावर में 2 से 2 कैंसिल कर देंगे तो पुराना वाला ही नहीं आ जाएगा? हाँ तो मतलब एक मिनट, ठीक है ठीक है, सॉरी ये वी हो गया ना, क्या लिख दिया मैं। सुनो सुनो सुनो, ये तो वी हो गया। अब सुनो, अगर 2 से 2 कैंसिल कर देंगे तो लिखने का फायदा ही क्या हुआ? हाँ वो वी होगा, सॉरी। अगर हमने 2 से 2, हमने यहाँ पे 2 और 2 इसीलिए लिखा ही है कि हमने यहाँ पे 2 और 2 खुद लिखा है ताकि फंक्शन में कोई फर्क भी ना पड़े और जिस फॉर्म में हम कन्वर्ट करना चाहते हैं उस फॉर्म में आ भी जाए। बिकॉज वेलोसिटी है टी की पावर 4 इंटू -2, तो मुझे ऊपर -2 चाहिए था, तो मैंने -3 वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दिया। ठीक है ना, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दिया। क्लियर ये चीज? तो आपके पास क्या आ गया, ए प्रोपोर्शनल टू टी की पावर -4, टी टू पावर टी -4 इंटू पावर उसकी कितनी है -2 मल्टीप्लाइड बाई 3/2। अगर 2 से 2 काट दोगे तो पुरानी वाली इक्वेशन मिल जाएगी, और 2 से 2 नहीं काटोगे तो इतने टर्म को तुम यहां पर वेलोसिटी भी लिख सकते हो। इतने टर्म को तुम यहां पर वेलोसिटी भी लिख सकते हो। क्या ये बात समझ में आई भाई? जल्दी जल्दी बताओ। हाँ मैं सारी बातें सुन रहा हूं, जवाब दूंगा इन सारी बातों का। चलिए बहुत बढ़िया। तो यार देखो, इस तरीके से तुम्हें कन्वर्ट करना आना चाहिए। आपको कैलकुलस में ये बात समझ में आनी चाहिए कि देखो बहुत टफ कैलकुलस यूज नहीं हो रहा है, पर उस चीज को अपने डिजायर्ड रिजल्ट तक कैसे लेकर जाओगे ये बात इंपॉर्टेंट है। इन सारी बातों से अपना रिक्वायर्ड रिजल्ट कैसे निकालोगे ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो भाई, इसी कैलकुलस में हमारे पास एक इंपॉर्टेंट चीज है जिसको हम कहते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ मोशन, वो भी डिफरेंशियल का ही पार्ट है। जनरल इक्वेशन ऑफ मोशन, जनरल इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है सुनो। भाई जनरल इक्वेशन ऑफ मोशन से ये मत समझना कि मैं v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी की बात कर रहा हूं। मैं v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी की बात नहीं कर रहा हूं। ठीक है ना, मैं सिंपल कैलकुलस की बात कर रहा हूं। आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि मेरे पास, अगर मैं जनरल की फर्स्ट की इक्वेशन की बात करूं, तो जनरल इक्वेशन में जो फर्स्ट इक्वेशन है वो आपके पास है एक्सिलरेशन इक्वल्स टू डीवी बाय dt, मतलब इससे आई है। तो आप इसे लिख सकते हैं dv इज इक्वल्स टू ए dt। खुद देखो कि भाई अगर हमारे पास एक्सेलरेशन dv बाई dt है
तो आपके पास dv क्या हो जाएगा, a dt। और इन दोनों को तुम इंटीग्रेट कर सकते हो। तो मान लीजिए अगर आप dv की बात कर रहे हैं, तो मैंने क्या बताया था, dv का मतलब होता है स्मॉल चेंज। dv का मतलब क्या होता है, स्मॉल चेंज। तो इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v। और मान लेते हैं कि पहले टाइम था 0, बाद में टाइम था t। तो आप इसको लिख पाएंगे v माइनस यू इज इक्वल्स टू, एक मिनट सॉरी, यहां पे इंटीग्रेट मत करो, v माइनस यू इंटीग्रेशन ऑफ a dt। ये इतना कहलाता है जनरल इक्वेशन। ये सिर्फ इतना टर्म कहलाता है जनरल इक्वेशन। मतलब अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो गया, सुनो भाई बात क्या है, जनरल इक्वेशन का मतलब हुआ कि मैं यहाँ पे मोशन के एक्सेलरेशन कुछ भी हो सकता है, यूनिफॉर्म भी नॉन यूनिफॉर्म भी। तो यहाँ पे मैंने एक्सेलरेशन को अभी जनरल माना है, ये वेरिएबल भी हो सकता है और कांस्टेंट भी। तो अभी हम इसको इंटीग्रेट नहीं कर रहे हैं, यहीं पर लाकर छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि इस पर सवाल नीट ने पूछा। सवाल नीट ने क्या पूछा कि इफ एक्सिलरेशन ऑफ बॉडी इज bt where b is constant, where b is constant, then correct relation is। बताओ भाई, जल्दी जल्दी। क्या होगा, सिंपल सी बात, कि जो हमारे पास एक्सेलरेशन है वो बीटी के बराबर है। जो एक्सेलरेशन है वो बीटी के बराबर है। और बीटी का मतलब कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है। बीटी का मतलब कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है। तो इस चीज को कैलकुलेट करने के लिए हम यूज करेंगे जनरल इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या यूज करेंगे, जनरल इक्वेशन ऑफ मोशन। और ये क्या आ जाएगा, u प्लस बी टी डी टी। तो टी डी टी का डिफरेंशियल टी स्क्वायर बाय 2। समझ में आया, क्लियर ये चीज? तो अगर बाई चांस तुम्हारे पास एक्सेलरेशन इज अ फंक्शन ऑफ टाइम हो, तो क्या यूज करोगे, पहली जनरल इक्वेशन। समझ में आया भाई? जल्दी जल्दी बताओ, क्या यूज करोगे, पहली जनरल इक्वेशन। ये वाला क्यों इस्तेमाल करा है, बिकॉज एक्सेलरेशन इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। एक्सेलरेशन कैसा है, वेरिएबल है। चलो एक और देखो, सॉरी सवाल क्या करोगे सेम, एक और वो देखो। अगर हम बात करते हैं सेकंड इक्वेशन की, तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन आई है तुम्हारे पास v dv बाय dx। सुनना, इसको तुम लिख सकते हो v dv इज इक्वल्स टू a dx। अगर मैं इन दोनों को इंटीग्रेट करूं तो ये आपके पास आ जाएगा, मान लो पहले वेलोसिटी u थी, बाद में हो गई v, तो v स्क्वायर बाई 2 और रेंज रखेंगे u से v। मैंने क्या बताया, अभी मैं एक्सेलरेशन को रख नहीं रहा हूं, एक्सेलरेशन जब सवाल दिया होगा तब रखोगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ a dx, देखो क्या आ रहा है, v स्क्वायर
माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ए डी एक्स, या कह सकते हो सिंपली वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2 ए डी। ये क्या है भाई? ये आपके पास सेकंड जनरल इक्वेशन है। ये क्या है? आपके पास सेकंड जनरल इक्वेशन है। और अगर ये जनरल इक्वेशन है, समझ में आया कैसे हुआ है? बोलो भाई, फिर सवाल करें इस पे। क्या ये इक्वेशन लिखने का तरीका समझ में आया? देखो, एक तुमने इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी है। इक्वेशन ऑफ मोशन और इसमें क्या फर्क है? इक्वेशन ऑफ मोशन में ए कांस्टेंट था। इक्वेशन ऑफ मोशन में ए कांस्टेंट था। यहां पर कांस्टेंट नहीं है, उसकी वैल्यू क्वेश्चन में दी होगी, इसके अंदर रखेंगे। वेरिएबल है, टाइम पे डिपेंड कर रहा है, एक्स पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना? इस तरीके से। चलो अब देखो, फिर से सवाल देखते हैं इस पे। फॉर अ बॉडी having acceleration equals to kx, correct relation is? चलो भाई, जल्दी जल्दी सब लोग आंसर दो, बिना टाइम बर्बाद करें। क्या होगा? बाकी लोग भी भाई, काफी लोगों ने आंसर दे दिया है वैसे। बताओ भाई, क्या एक्सेलरेशन वेरिएबल है? एक्सेलरेशन वेरिएबल है, तो इसका मतलब कि तुम्हें यहां पर जनरल इक्वेशन यूज करनी पड़ेगी, ठीक है? तो इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2k एक्स डी एक्स। बताओ, एक्स डी एक्स का इंटीग्रल एक्स की पावर एन डी एक्स, एक्स एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन, मतलब एक्स स्क्वायर बाई 2। तो वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर। समझ में आया? क्लियर ये चीज सब लोगों को? ठीक है भाई, क्लियर है? चलिए, बढ़िया। अब देखो, बात ये आती है कि सर, तुम्हारे दिमाग में ख्याल आ सकता है कि सर आपने एक सवाल करा दिया जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से मिलता जुलता था, फिर आपने एक दूसरा सवाल करा दिया जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से मिलता जुलता था, ठीक है ना? सॉरी, थर्ड इक्वेशन से मिलता जुलता था। यहाँ पे s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से मिलता जुलता कोई सवाल हो सकता है क्या? तो देखो भाई, वहां पर ना, मतलब वो तुम्हें प्रॉपर कैलकुलस से करना पड़ेगा। सेकंड इक्वेशन से सिमिलर सवाल प्रॉपर सॉल्व करना पड़ता है, मतलब उसका कोई जनरल तरीका नहीं है कि तुम उसको एक लाइन में कर पाओ। पर वो सवाल नीट ने पूछा हुआ है, ये मत समझना कि वो पूछा नहीं गया, वो सिमिलर सवाल नीट ने पूछा हुआ है, तो हम उस टाइप का सवाल करते हैं। इफ acceleration is equals to bt where b is constant, where b is constant, ठीक है ना? then correct relation is,
ठीक है ना। अब देखो इसको करने का मेथड क्या है, मैं सॉल्व करना ही शुरू करता हूं, तुम्हारा वेट नहीं कर रहा हूं इस सवाल के लिए, सिंपल मेथड डिस्कस कर रहा हूं, क्या तरीका है ये चीज समझनी है। ठीक है, देखो आपके पास जो एक्सिलरेशन है वो बीटी है, तो तुम चाहो सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओ या फर्स्ट जनरल इक्वेशन ऑफ लगाओ, तो v माइनस यू इंटीग्रेशन ऑफ ए डी टी, तो v माइनस यू इंटीग्रेशन ऑफ बी टी डी टी, तो ये आ गया बी टी स्क्वायर बाई टू। बोलो कोई दिक्कत यहां तक। तो आपके पास v आ गया u प्लस बी टी स्क्वायर बाई टू। अब एक बात पे ध्यान देना, u प्लस बी टी स्क्वायर बाई टू। अब देखो u तो इनिशियल वेलोसिटी है, अगर u इनिशियल है तो बदल कौन रहा है, u या v? बोलो, अगर u इनिशियल है तो वेरिएंग कौन है, u या v? टाइम के हिसाब से कौन वेरिएबल है, v वेरिएबल है। तो तुम इस v को लिख सकते हो dx बाय dt इज इक्वल्स टू u प्लस बी टी स्क्वायर बाई टू। तो आपके पास फिर से dx u dt प्लस बी टी स्क्वायर बाई टू डी टी, इंटीग्रेट कर लो। तो ये कितना आ गया, dx का हो गया x, u dt में u कांस्टेंट है तो ये हो गया ut, और हाफ इंटू बी इंटू टी क्यूब बाय थ्री। बोलो भाई कितना हुआ आंसर, फोर्थ। समझ में आया सब लोगों को, क्या यहां तक बातें क्लियर हैं भाई? ओके, नहीं आज जूलॉजी नहीं है, आज फ्राइडे है। तुम लोग कुछ देर में खुद ही कहने लगोगे छोड़ दो छोड़ दो, इसलिए 2-2 घंटे की 2 क्लास लगा दी थी हम लोगों ने। ठीक है ना, 12:15 पे ही नमाज है। 12:15 पे कहाँ नमाज होती है? चलो भाई बताओ, इसका जवाब दो। चलो ठीक है, तुम्हारे आवाज कट रही, मैंने बोला ही नहीं था अभी तक, तो चुप था मैं तो। हम्म, आवाज कट रही है किसी के पास? एक मिनट, सॉरी, ये एक प्लस कर दो, एक माइनस अल्फा प्लस बीटी है, बीटा टी है, बीटा टी पॉजिटिव है। बताओ भाई जल्दी जल्दी, क्या लग रहा है? ये सवाल नीट ने पूछा हुआ है, अगर तुमने कभी प्रीवियस ईयर सॉल्व करे तो दिखा होगा तुम्हें। इंपॉर्टेंट सवाल है इसलिए कराना जरूरी है।
देखो बाकी लोग भी जवाब दो भाई, क्या कर रहे हो? क्या लग रहा है, इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, सेम रहेगा, या तुम कह नहीं पा रहे हो भाई? हाँ, क्या कहना मुश्किल हो रहा है? कितने लोगों को कहना मुश्किल हो रहा है? दो तीन लोगों को हो चुका है कहना मुश्किल। अब सुनो, अगर मैं वेलोसिटी निकालूं, ठीक है, अगर मैं वेलोसिटी निकालूं तो वेलोसिटी में आप करेंगे dx बाई डी टी, तो ये हो गया d बाय डी टी ऑफ ए ई टू दावर माइनस अल्फा टी प्लस बी ई टू दावर बीटा टी। अच्छा ये बताओ, तुम्हें याद होगा कि जब तुम किसी एक्सपोनेंट को इंटीग्रेट करते हो तो एक्सपोनेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या ऐसा ही पढ़ा है हमने कि जब हम लोग एक्सपोनेंट को इंटीग्रेट करते हैं तो एक्सपोनेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, यही पढ़ा है। जब e की पावर x को डिफरेंशिएट करा जाता है तो वो e की पावर x रह जाता है। लेकिन यहाँ पे अल्फा मल्टीप्लाई में है, तो फिर से वही वाली बात कि जिस जगह पे सिर्फ x लिखा होना चाहिए था या जिस जगह पे सिर्फ t लिखा होना चाहिए था, वहां पे लीनियर इक्वेशन आ जाए, लीनियर इक्वेशन या कह सकते हो वहां पे कुछ मल्टीप्लाई में भी है, तो डिफरेंशिएट करने पे वो कॉफिशिएंट आ जाता है मल्टीप्लाई में। तो ये डिफरेंशियल आएगा माइनस ए अल्फा ई की पावर माइनस अल्फा टी प्लस बी बीटा ई की पावर बीटा टी। अब एक चीज देखो, वेलोसिटी आई आपके पास माइनस ए अल्फा अपॉन ई की पावर अल्फा टी प्लस बी बीटा ई की पावर बीटा टी। हाँ मतलब माइनस अल्फा आएगा, जो माइनस अल्फा कॉफिशिएंट ऑफ टी है, माइनस अल्फा कॉफिशिएंट ऑफ टी है, वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो माइनस ए अल्फा ई की पावर डिवाइड बाई ई की पावर अल्फा टी और बी बीटा ई की पावर बीटा टी। एक बात बताइए, अगर मैं ऐसा कर रहा हूं जो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, एक बहुत सिंपल सी बात बताओ, इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज? इतनी बात देखकर क्या समझ में आ रहा है, इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज? इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है? सुनो, ई क्या होता है? ई तुम्हारे पास सिंपल एक नंबर है 2.7 के आसपास, 2.7 समथिंग, मतलब आसपास नहीं, 2.7 समथिंग एक नंबर है। ये बताओ, अल्फा टी, अल्फा या बीटा कोई कांस्टेंट ही है, तो क्या टाइम के हिसाब से ई की पावर इंक्रीज कर रही है? बोलो, क्या विद रिस्पेक्ट टू टाइम ई की पावर इंक्रीज कर रही है? बोलिए, क्या विद रिस्पेक्ट टू टाइम ई की पावर इंक्रीज कर रही है? इंक्रीज कर रही है सर। तो एक बात बताओ, अगर इस वाले में अगर इस वाले में डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो क्या ये ओवरऑल डिक्रीज करेगा? बोलो, अगर इसका डिनोमिनेटर बड़ा होता चला जाए तो क्या ये ए अल्फा डिवाइडेड बाई ई की पावर अल्फा टी छोटा होता चला जाएगा? क्यों भाई, सही कह रहा हूं मैं? और जो ये वाला टर्म है ये इंक्रीजेस विद टाइम। बताओ, इंक्रीज या डिक्रीज? बोलो अब बताओ, इंक्रीज डिक्रीज रिमेन सेम? इंक्रीज डिक्रीज रिमेन सेम? सोच समझ के जवाब देना, इंक्रीज डिक्रीज रिमेन सेम? इसका आंसर है इंक्रीज।
इसका आंसर क्या है? इंक्रीज। क्यों इंक्रीज? बिकॉज ये वाला टर्म या इंक्रीज ज्यादा बड़ा है, इंक्रीमेंट बहुत ज्यादा हो रहा होगा। एक बात बताओ, 1/8, सुनना, मैं ऐसे कह सकता हूं तुमसे, सुनो ध्यान से। मान लो पहले यहां पे लिखा था -1/2 और ये था 2, फिर ये हुआ -3, ये हुआ 3, फिर ये हुआ -1/4, ये हुआ 4। तो जितना ये डिनोमिनेटर में बड़ा होता चला जाएगा, क्या ओवरऑल वैल्यू बहुत छोटी हो जाएगी? तो वो निगेटिव में होने के बाद भी कोई बहुत बड़ा इफेक्ट नहीं डाल पा रहा है। बात समझ में आई? विद टाइम ये वाला फैक्टर, विद टाइम ये वाला फैक्टर बहुत स्मॉल हो जाएगा, वेरी स्मॉल, और ये ओवरऑल चीज पर, ओवरऑल क्वांटिटी पर कोई अप्रिशिएबल इफेक्ट शो नहीं कर पाएगा। तो अल्टीमेटली ये वाला डोमिनेटिंग होगा। डोमिनेटिंग होगा तो आप क्या कह सकते हैं? इंक्रीज, कंटिन्यूअसली इंक्रीज। मैंने ऑप्शन पूरे नहीं बनाए, जो नीट के ऑप्शन थे वहां पे ऐसे ही था कि कंटिन्यूअसली इंक्रीजेस, कंटिन्यूअसली डिक्रीजेस, इस टाइप के ऑप्शन थे। तो वहां पे क्या है? कंटिन्यूअसली इंक्रीज। क्या समझ में आया सब लोगों को? बोलो भाई। चलिए, बहुत बढ़िया। कौन है यार? ठीक है, अब देखिए भाई, कहने का मतलब क्या है कि सर नहीं, देखो एक बात सुनो, ए और बी की वैल्यूज के बारे में उसने कुछ स्पेसिफाइड नहीं करा है। तो ए और बी के अगर कुछ वैल्यू स्पेसिफाइड नहीं है तो एक्सेप्शनली कुछ नहीं मानेंगे कि मान लो ए बहुत लार्ज हो जाए और बी बहुत छोटा हो जाए, ऐसा कुछ मानेंगे ही नहीं। दूसरी बात, जो ये ई का फैक्टर है ना, ये एक्सपोनेंट है, ये अपनी वैल्यू खुद बहुत तेजी से इंक्रीज करता है। अगर तुम्हें याद हो, एक्सपोनेंट के ग्राफ कुछ ऐसे होते हैं, बहुत स्टीप इंक्रीज करता है एक्सपोनेंट का ग्राफ। एक्सपोनेंट के जो ग्राफ होते हैं वो बहुत तेजी से इंक्रीज करते हैं। ऐसा मानो ना, आप लिख रहे हो 2.7 की पावर 3, या एक सिंपल नंबर है, तो 2.7 की पावर 3, 2.7 की पावर 4, 2.7 की पावर 5। तो जब कोई नंबर पावर में चलता है तो बहुत तेजी से इंक्रीज करता है। बात समझ में आई? देखो बात सुनो भाई, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है। ये वाला निगेटिव वाला टर्म वेलोसिटी को घटाना चाहता है, पॉजिटिव वाला टर्म वेलोसिटी को बढ़ाना चाहता है, ठीक है ना? पर ये मैग्नीट्यूड में वक्त के हिसाब से छोटा होता चला जा रहा है। एक्सेलरेशन निकाल के भी कह सकते हैं, एक्सेलरेशन निकाल कर वेलोसिटी के बारे में कैसे बताओगे तुम? एक्सेलरेशन पॉजिटिव आ रहा है, हाँ एक्सेलरेशन पॉजिटिव आ रहा होगा, ये भी कह सकते हैं कि अगर एक्सेलरेशन निकाल लोगे तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव का मतलब वेलोसिटी बढ़ रही है, ये बात भी सही है। ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर हम यहाँ से एक्सेलरेशन निकाल लें तो आपका एक्सेलरेशन ओवरऑल पॉजिटिव आएगा। तो ये भी कह सकते हैं कि कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग। ये बात भी सही है, गलत नहीं, बढ़िया ये वाली बात कि अगर आप चाहो दोबारा डिफरेंशिएट कर लो तो एक्सेलरेशन आ जाएगा, और एक्सेलरेशन प्रॉपरली पॉजिटिव होगा, तो हम ये बात कह सकते हैं कि कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग है। समझ में आई बात? निकाल के दिखा दूं क्या एक्सेलरेशन भी, अगर तुम्हें नहीं आ रहा हो तो? क्या होता है, ई की पावर अल्फा टी सेम रहेगा और कॉफिशियंट आ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा ए अल्फा स्क्वायर ई की पावर -अल्फा टी प्लस बी बीटा स्क्वायर ई की पावर बीटा टी। देखो पावर वाले माइनस से कोई मतलब नहीं है, ओवरऑल फंक्शन कैसा है? पॉजिटिव है। और अगर ओवरऑल फंक्शन पॉजिटिव है मतलब एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, और मतलब वेलोसिटी इंक्रीजिंग है। समझ में आया भाई? क्या ये बातें क्लियर है? समझ में आ गया सब लोगों को?
अब देखो, कहने का मतलब क्या है कि हमें काइनेमैटिक्स में कैलकुलस बेस्ड हमने ये सारी बातें पढ़ी। कैलकुलस पे तुम्हें इतना सारा वेरिएशन देखने को मिलेगा। इसके अलावा, अगर मैं इसके अलावा बात करूं, तो इसके अलावा आपको एक बात का ध्यान रखना है कि हमारे पास, हमें इस चैप्टर में मेनली यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पढ़ना है। हमें इस चैप्टर में मेनली यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन स्टडी करना है। अगर हम बात करते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में सिंपल सी बात देखो क्या है, क्या आपको पता है कि यहाँ पे जनरल इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। ऑब्वियस सी बात है, हमें अब डेरिवेशन की जरूरत तो है नहीं। तो ये क्या है, ये आपके पास तीन इक्वेशन ऑफ मोशन है। बस एक बात का ख्याल रखना है कि ये सारी इक्वेशंस वेक्टर हैं। ऑल इक्वेशंस आर वैलिड फॉर वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर के लिए एप्लीकेबल नहीं है। इसका मतलब क्या है कि यहां पर u और v वेलोसिटीज हैं, स्पीड नहीं है। s डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस नहीं है। ठीक है ना। ये बात अलग है किसी सवाल में हम डिस्टेंस भी कैलकुलेट कर लें इससे, वरना ये बात याद रखनी है कि यहाँ पर v और u जो है ये आपके पास वेलोसिटी है, और जो s है वो डिस्प्लेसमेंट है, और जो a है वो आपके पास एक्सेलरेशन है। इस बारे में बिल्कुल ध्यान रखना है इसको, कि देखो ये चीज इंपॉर्टेंट है कि हम इसको वेक्टर्स के लिए लगाते हैं, किसी और के लिए अप्लाई नहीं करते। सेम तरीके से ये तीन इक्वेशन है। इसके अलावा आपके पास एक एसेंथ वाली इक्वेशन भी होती है, u प्लस ए बाई टू 2n माइनस 1। ये क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड। किसी पर्टिकुलर सेकंड में चला हुआ डिस्टेंस, किसी पर्टिकुलर सेकंड में चला हुआ डिस्टेंस हमारे पास एसेंथ है, u प्लस ए बाई टू 2n माइनस 1। अच्छा, अब देखो वैसे भी बहुत से लोगों का टेक्स्ट आना शुरू हो गया है कि सर टाइम हो रहा है, टाइम हो रहा है नमाज का। खैर कोई बात नहीं, आज छोड़ देता हूँ, अगली बार से बता दे रहा हूँ, अगले फ्राइडे को ना या तो कोई दूर की मस्जिद पता कर लेना जहाँ पे आधे पौन घंटे बाद होती हो, या नहा वहा के सुबह बैठना क्लास करने के लिए। ठीक है, आज तो मैं छोड़ दे रहा हूँ, इस बार की माफी है। अगली बार से तैयार वैयार होके बैठना एकदम कि हाँ बस जैसी क्लास से छूटेंगे तुरंत भागेंगे। तो आधा आधा घंटा देर वाली मस्जिद ढूंढ लेना घर के अगल बगल, और नहा वहा के एकदम तैयार होके बैठना। ठीक है। अब सुनो, एक बस एक लास्ट बात बताओ, ये जो रिलेशन मैंने यहां पर सामने लिखवाई है, ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं? क्योंकि अगर डिस्टेंस निकालोगे तो ये मीटर में आएगा, स्पीड का रखोगे तो ये मीटर पर सेकंड में आएगा, इसको भी वैल्यू का रखोगे तो ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर या मीटर पर सेकंड आएगा। बताओ भाई, ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं? यस और नो? कंफर्म? कोई डाउट तो नहीं है डायमेंशनल करेक्टनेस पे? नहीं, फिजिकली वैलिड दो टाइप, अब दो टाइप के वो होते हैं वैलिडेशन, एक फिजिकल एक डायमेंशनल। तो फिजिकल भी फिजिकली तो करेक्ट है ही, फिजिकली तो करेक्ट है ही, हमने पढ़ी है ये। फिजिकल करेक्टनेस का मतलब होता है वो इक्वेशन तुमने अपने सिलेबस में पढ़ी है, मतलब वो फिजिकली करेक्ट है। बात आ रही है डायमेंशनल करेक्टनेस की। देखो एक बात याद रखना है कि अगर कोई रिलेशन तुम्हारे सिलेबस में है, तुमने किताबों में पढ़ी है, वो तुम्हें दिखने में डायमेंशनली करेक्ट लगे या ना लगे,
अगर वो मेरे सिलेबस में थी तो वो डायमेंशनली करेक्ट भी होगी और फिजिकली करेक्ट तो है ही, सिलेबस में थी, सही तो वो है ही, तभी सिलेबस में थी, पर वो डायमेंशनली करेक्ट भी होगी ही, भले ही वो मुझे डायमेंशनली करेक्ट दिख ना रही हो, भले ही वो मुझे दिख ना रही हो, पर वो होगी ही। क्या ये बात समझ में आई? तो बात ये आती, सर ये दिख क्यों नहीं रही, क्यों भाई, क्या ये डायमेंशनली इनकरेक्ट दिख रही है? बोलो, क्या ये दिखने में डायमेंशनली इनकरेक्ट लग रही है? डायमेंशनली इनकरेक्ट का मतलब जानते हो? डायमेंशनली इनकरेक्ट का मतलब क्या हुआ? कि सारे टर्म का डायमेंशन सेम ना हो, सारे टर्म का डायमेंशन सेम ना हो तो वो डायमेंशनली इनकरेक्ट है। तो ये दिखने में डायमेंशनली इनकरेक्ट क्यों है? बिकॉज जब हमने इसको डिराइव किया था, हम डिराइव कर नहीं रहे, हमने जब डिराइव किया था तो एक टाइम लिया था t, दूसरा लिया था t-1। तो इस पूरे डेरिवेशन में एक 1 को इस्तेमाल करा गया है जो कि टाइम है और उसके डायमेंशन सेकंड्स के हैं, ठीक है ना, जो कि टाइम है। तो यहां पर हर जगह एक 1 मल्टीप्लीकेशन में है जिसके पास डायमेंशन ऑफ टाइम है, जिसके पास डायमेंशन ऑफ टाइम है। इस वजह से याद रखना है कि अगर, बस आसान सी बात, जो इक्वेशन तुम्हारे सिलेबस में है वो दोनों ही तरीकों से करेक्ट है, डायमेंशनल एज वेल एज फिजिकल, दोनों ही, ठीक है ना, ये बात बस याद रखनी है। समझ में आया भाई सब लोगों को? क्या ये बात क्लियर है? क्या समझ में आ गई ये बात कि डायमेंशनल और फिजिकल करेक्टनेस का क्या मतलब है? फिजिकली करेक्ट मतलब सिलेबस में, डायमेंशनली करेक्ट का मतलब हर टर्म का डायमेंशन सेम हो, हर टर्म का डायमेंशन सेम हो, तो उस तरीके से ये रिलेशन आती है। क्यों भाई, क्या ये बात क्लियर है? चलो, अब एक लास्ट बात और सुन लो, एक लास्ट बात और सुन लो, उसके बाद क्लास खत्म। हमने वी एवरेज पढ़ा हुआ है, जब मैंने तुम्हें एवरेज वेलोसिटी पढ़ाई थी तो क्या कहा था कि एवरेज वेलोसिटी का मतलब होता है, एवरेज वेलोसिटी का मतलब होता है एक वेरिएबल वेलोसिटी वाले मोशन को कांस्टेंट में कन्वर्ट कर देना, एक वेरिएबल वेलोसिटी वाले मोशन को कांस्टेंट में कन्वर्ट कर देना। तो एक बात बताओ, अगर मेरी इनिशियल वेलोसिटी u थी, अगर मेरी इनिशियल वेलोसिटी u थी और फाइनल वेलोसिटी v है विद यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, इसका मतलब ये भी एक वेरिएबल वेलोसिटी मोशन है और मैं इसकी भी एवरेज वेलोसिटी निकाल सकता हूं। अब मैं डिराइव नहीं कर रहा, बस तुम्हें याद रखना है कि v एवरेज होता है यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन में v या u प्लस v डिवाइडेड बाई इनिशियल और फाइनल का एवरेज, इनिशियल और फाइनल का एवरेज। समझ में आया भाई? ठीक है ना, डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, सिंपल याद करो कि एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वाले केस में एवरेज वेलोसिटी होती है इनिशियल प्लस फाइनल डिवाइड बाय 2। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अगर मैंने एवरेज निकाल लिया तो मैंने एक वेरिएबल वेलोसिटी मोशन को कांस्टेंट में कन्वर्ट कर दिया, और कांस्टेंट में कन्वर्ट करने का मतलब ये हुआ कि डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। मतलब कभी कभी हम लोग अगर वी एवरेज निकाल लें तो मैं डायरेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी वाले फॉर्मूले को इस्तेमाल करके डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकता हूं। बाकी अगर ये बात जो लास्ट में बोली है या हल्की सी ऊपर से निकल गई हो कैसे, तो परेशान मत हो, नेक्स्ट टर्न पे आते ही पहला सवाल मैं इसी टॉपिक पे कराऊंगा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट टर्न पे हम लोग इन इक्वेशन ऑफ मोशन पे सवाल करना शुरू करेंगे।